यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज की इस वीडियो में हम 104 यानी समकालीन भारत में शिक्षा, उसका ये पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो ये यूनिट आपकी 5 है, ठीक है। 5 यूनिट का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले 1 यूनिट हो चुकी है, उसका एंड स्क्रीन पर मैं अभी आपको दे दूंगा, या फिर आप चैनल के उस पे होम पेज पे जाके देख सकते हैं, वीडियो पेज में जाके। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो संविधान में इनमें से कौन 4 आदर्श हैं। पहला बंधुत्व है, दूसरा जो आपको दिया गया है न्याय दिया गया है, और तीसरा जो है स्वतंत्रता और समता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी, यानी सभी आदर्श हैं संविधान के। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, यानी सोशल जस्टिस से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक असमानता को दूर करना, सामाजिक समता की स्थापना। तो देखो, सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि एक तो सामाजिक असमानता को आप दूर कीजिए और समता स्थापित कीजिए, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक, यानी इक्वलिटी लाना है आपको। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अभी आपको मैं आगे लास्ट में बताऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में ऐसे कितने अनुच्छेद हैं या कितने से कितने तक हैं जो स्वतंत्रता के हिसाब से रखे गए हैं। तो वो अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 से 25, 11 से 15 ये सब नहीं होगा। उसके बाद समान विद्यालय प्रणाली की बात किस आयोग ने की है। तो देखो, समान विद्यालय प्रणाली की जो बात की है वो किसने की है, कोठारी आयोग कमीशन ने की है। और इनफैक्ट ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। कोठारी आयोग कमीशन यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय आयोग ने नहीं करी है, कोठारी आयोग कमीशन ने की है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। समान, जो भी समान विद्यालय की बात हुई है, समान विद्यालय प्रणाली की बात हुई है, ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना, यानी शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से मिलें, जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान और ये सब चलाया गया। तो यहाँ पर संकल्पना किसने प्रस्तुत की, वो चीज आपको बतानी है। तो संकल्पना प्रस्तुत करने का कार्य जो है वो भी कोठारी आयोग कमीशन का है, जो 1964 से लेके 1966 के टाइम में आया था। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको देखनी है, कोठारी आयोग से भी क्वेश्चन बनेंगे। सेकुलर शब्द जो आपके प्रस्तावना में यूज किया गया है, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। यहां पर लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है, बट यहां पे आपको संविधान संशोधन भी लिखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक, तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह अनुशोधन है। उसके बाद भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत कब हुई। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करके पूछ रहे हैं कि कब नींव रखी गई या कब हुआ। तो वो 1835 होगा, मैकाले के टाइम में था। मैकाले ने इसकी स्टार्टिंग की थी, पाश्चात्य सभ्यता। इससे पहले हमारे देश में भारतीय सभ्यता की शिक्षा चल रही थी, जो कि ये वैदिक काल और बौद्ध काल, इन सबका काल की जो शिक्षा थी वो सब लागू थी। बट मैकाले ने 1835 में पाश्चात्य नींव रखी, जिसमें फिर ईसाई मिशनरी आए और इंग्लिश सिखाया जाने लगा, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1835 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा हो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है लिटरली जो है डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है, ना कि ईश्वर चंदा विद्यासागर, टैगोर, गांधी, ये सब नहीं होंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है। कारण ये है कि जब अंबेडकर जी खूब ज़्यादा संघर्ष कर रहे और SC ST के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है देखे प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने फिर कहा कि अब आप शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। मतलब जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के A में रखा गया। तो वो जो संशोधन था, वो संशोधन आपको यहाँ पर बताना है, वो कौन सा संशोधन था। एक बार आप कमेंट्स करके बताएंगे संशोधन का नाम क्या था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र और शिक्षा किसकी पुस्तक है। तो जनतंत्र और शिक्षा जो पुस्तक है वो जॉन डुई की है। रिपब्लिक अगर आए तो वो प्लेटो की है, अरिस्टोटल की नहीं है। रूसो का एमिल करके है, जिन्होंने प्रकृति के बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन रिपब्लिक से है तो प्लेटो हो जाएगा। उसके बाद एमिल पुस्तक रूसो की है। डेमोक्रेसी इज द स्टाइल ऑफ लिविंग, यह कथन किसका है। तो ये कथन भी जॉन डुई का ही है। आ सकता है, पूछा जा सकता है आपको। असमानता ही समस्त दुखों का कारण है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इधर उधर घूम रहा है, विवेकानंद जी का कथन है और पूछे जाने की भी संभावना है, ठीक है। तो ये विवेकानंद जी का कथन है, राजा राम मोहन राय नहीं होंगे। बहुत ज्यादा लोग महात्मा गांधी के चक्कर में चले जाते हैं।
तो वो सब नहीं है। उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन वनस्थली हो फिर चाहे वो एकलव्य योजना है, इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं पहले इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करने के बाद में फिर आपको सब्जेक्टिव पे आता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा कि ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, जयपुर शहर में स्थित है। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा। उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में हुई। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। उसको किसने स्थापित किया, तो हीरालाल शास्त्री ने किया, ना कि अग्निहोत्री, गांधी, ये सब नहीं, हीरालाल शास्त्री ने किया। अभी इसके बारे में भी डिटेल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। उसके बाद नाथीबाई दामोदर ठाकरासी, इसी की बात मैं कर रहा था। ये महिला सशक्तिकरण के लिए मुंबई में इसके पहले सेंटर की स्थापना की गई थी, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए। तो श्रीमती नाथीबाई इसको जो है हुई, वो कब हुई, तो वो हुई और किसने की, तो डी के कर्वे ने की, 1916 ईस्वी में करी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व एशिया व भारत में स्थित पहला महिला विश्वविद्यालय, ये जो SNDT, एशिया और पूरे भारत में, पूरे भारत और पूर्व एशिया में। ठीक है, एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई और किस शहर में हुई। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए, कब हुई और किस शहर में हुई, तो ये हुई 1996 में हुई थी। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर सही होगा। 1906 में हुई थी, गुजरात, अहमदाबाद। एकलव्य का दर्शन होता क्या है, एकलव्य का दर्शन है हर बच्चा अद्वितीय होता है। मतलब उनका मानना है कि हर बच्चा अद्वितीय होता है, हर बच्चे में शक्ति की भावना है, वो पढ़ सकता है। मतलब बच्चे में कोई कमी नहीं होती, अगर उसको सुविधा दी जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। जैसे ये जितने भी प्यारे हमारे यूट्यूब के जो बच्चे देखते हैं, प्यारे सुंदर बच्चे हैं, उनको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चों, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप सोचते हो हम गरीब हैं, हम गाँव से हैं, या हम शहर से हैं, या हमारे अंदर ये कमी है, कुछ कमी नहीं होती है। बस खाली आपको अपनी प्रतिभा को पहचानना होता है। एक बार आप अपनी प्रतिभा को पहचान लें। एकलव्य का फाउंडेशन इसीलिए करा गया था कि बच्चों की आंतरिक प्रतिभा को बाहर निकाला जाए। बस बाकी तो वो सब कर डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत पावर होता है। तो बस अपने शक्ति को पहचानिए और उसके बाद में अब कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हम कि इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि आपको संविधान में मूल्य से 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यूज से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मुखर्जी एक नाम है जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट पे जो है ज़्यादा बात कही है। तो अगर कोई कोटेशन नेशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुखर्जी के बारे में आए तो मुखर्जी लगा देना। उसके बाद कौन कौन ने क्या क्या कहा, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा मूल्य आचरण को संगठित करने की प्राविधियां हैं। ठीक है, ये ऐसे नोट कर लो कहीं भी अपने पेज में। तो ये जो है उनका कथन था डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का। उसके बाद जेम्स वार्ड का कथन था इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है, मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। उसके बाद मैकेंजी का जो कथन है वो क्या है, मैकेंजी ने बोला कि सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में बताया गया। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद फिर DH पार्कर ने बोला मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। उन्होंने क्या बोला कि मूल्य जो है वो मन के साथ संबंधित है। बात समझ में आई। उसके बाद इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है जिससे वह इच्छा पूरी होती है। ठीक है, ये सेंटेंस उन्होंने बोला। उसके बाद ब्रूबेकर का भी कथन है कि किसी के शिक्षा उद्देश्य को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। उसके बाद अर्बन का है मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। उसके बाद जेकर्सन का कथन है देयर इज नथिंग मोर अनइक्वल देन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द अनइक्वल पीपल। मतलब वही समानता असमानता की इन्होंने बात की है। तो जहां पर 2-3 बार समानता असमानता है वहां पर जेकर्सन लगा दो। अरिस्टोटल ने क्या बोला है, द ओनली स्टेबल स्टेट इज द वन इन विच ऑल मैन इक्वल बिफोर द लॉ। ओके, इन्होंने लॉ की बात की है, इक्वल बिफोर द लॉ। ये सेंटेंस अगर आए तो आप इसमें लगा सकते हो किसको, अरिस्टोटल को। अब आपसे मैं कुछ बात बताना चाहता हूं ये कि वनस्थली विद्यापीठ के बारे में समझ लो कि क्या चीज है। अगर वनस्थली विद्यापीठ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनके संदर्भ में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे वनस्थली विद्यापीठ का लक्ष्य क्या था, बालिका का चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास करना, बालिकाओं को रूढ़िवादिता से मुक्ति दिलाना। अब ये रूढ़िवादिता क्या होती है, इसको इंग्लिश में कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग बोलते हैं। जैसे पर्दा प्रथा होती है, जैसे लड़कियों को बाहर नहीं निकलना है, मतलब एक प्री एजम्पशन या प्री कंसेप्शन बना के जो रखा है इन्होंने कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ये सब कंजर्वेटिव थिंकिंग है कि आपको खाली पर्दे में रहना है, आपको घर में रहना है। तो वनस्थली ने क्या किया, महिला सशक्तिकरण के पर्पज से इसकी स्थापना करी गई। मैंने आपको बताया कब करी गई, एक बार कमेंट्स करके आप लोग बताइए। बालिका को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, प्राचीन परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि वैदिक धर्म से जोड़ा जा सके। ये
जो पाश्चात्य सभ्यता हमारी लड़कियों को खराब किए जा रहे हैं उससे उनको छुटकारा दिलाया जाए और एक उत्तम बालिका या उत्तम चरित्र का निर्माण किया जाए बालिकाओं के अंदर। सहयोग, सहानुभूति, समाज सेवा, उत्तम नागरिकता, आध्यात्मिकता, भौतिकता, इन सब में समन्वय स्थापित करा जाए। तो ये कुल मिला के लक्ष्य था वनस्थली विद्यापीठ का। उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ में जो करिकुलम था वो क्या था, प्राइमरी का 1 से 5 तक था, उच्च प्राथमिक स्तर का 6 से 8 तक था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ माध्यमिक स्तर जो था, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 से 10 का था। तो इनका एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई वनस्थली विद्यापीठ में प्राइमरी का टाइम क्या था, तो 1 से 5 ऐसा। उसके बाद वनस्थली द्वारा 5 मुख्य योजनाओं पे काम किया गया था। वो 5 मुख्य योजनाएं कौन से हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यवहारिक विकास, नैतिक विकास, कलात्मक विकास। ये पूरा याद रखो। एक बार फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुन लो। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यवहारिक विकास, नैतिक विकास, कलात्मक विकास। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको और समझाना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट क्या है आप उसको देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद में वनस्थली शैक्षिक संस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, जैसे प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग, सांस्कृतिक विभाग और महाविद्यालय, ये सब। अब उसके बाद इसके साथ साथ अब आप देख लीजिए नाथीबाई दामोदर ठकरासी महाविद्यालय के, इनका क्या पर्पस था, क्या एम था। तो ये भी महिलाओं के लिए था। मतलब ये जो पहला और दूसरा मैंने आपको बताया वनस्थली और ठकरासी का, ये दोनों महिलाओं के लिए था। एकलव्य योजना सभी के लिए थी, ठीक है। अब इनका मुख्य परिसर क्या था, इनका ठकरासी का, तो इनका था मुंबई। इनका जो मेन सेंटर है वो मुंबई में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी 2 है, एक जुहू में और एक करबे रोड पे। तो मुंबई वाला आपसे पूछा जा सकता है इनका मेन सेंटर कहाँ पे है। उसके बाद इन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पे बल दिया है, महिला सशक्तिकरण पे काम किया है, प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि कोई भी काम करो शिद्दत के साथ करो। एक शिक्षित महिला अपरिमित शक्ति का स्रोत होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य था किसका, इनके स्थापना जो उन्होंने की थी उनका था। उसके बाद लक्ष्य क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है किसका, महिला का। उसके बाद एकलव्य योजना देख लेते हैं कि एकलव्य योजना के द्वारा क्या कुछ स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब एकलव्य की स्थापना हुई। इसका जो सेंटर है वो अहमदाबाद में संथाल में है। नर्सरी से 12 तक इसमें पढ़ाया जाता है। अभी तक 1000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं, कुछ टीचर हैं। ICSE बोर्ड पर यह पढ़ाया जाता है। ये भी आप जाके गुजरात में देख सकते हैं, ये योजना चल रही है। उसके बाद विशेष जो ये काम करते हैं, जैसे समूल राष्ट्र का विकास और महिलाओं का उत्थान, पुरुषों का उत्थान, सभी के लिए ये काम करते हैं। तो एक चीज मैंने आपको ये चीजें बता दी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इनका लक्ष्य क्या है, इनका एम क्या है, किसका, एकलव्य का। तो इनका एम है कुल मिला के क्वालिटी एजुकेशन देना। तो इनका एम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन देना, जॉब प्रोवाइड करना, आधुनिक तकनीकी से बच्चों को जोड़ना। ये जो मिडिल क्लास में पढ़ाते हैं, 5 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10 से 13 साल की शिक्षा, नवोदय, जैसे नवोदय प्रणाली है वैसे ही ये भी योजना है। नवोदय भी एक तरह का यही है, आपके सिलेबस में नवोदय नहीं है बट नवोदय भी ऐसे ही है। उसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बताऊंगा कि ये शिक्षण पद्धति इनकी कैसी होती है एकलव्य वालों की। तो इनकी जो टीचिंग मेथड होती है उसमें जो इनका लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि ये पहले टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑडियो विजुअल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आप पूछेंगे ये ऑडियो विजुअल क्या होता है। ऑडियो विजुअल मतलब जैसे प्रोजेक्ट से पढ़ा दें, PPT से पढ़ा दें, कोई इनोवेशन करके पढ़ा दें, कोई साउंड सुना दें, कोई क्लिप सुना दें। जैसे इस समय हम लोग व्हाट्सएप पे वॉइस से आपको समझा रहे हैं, PPT बना के, वीडियो बना के, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेरियस इनोवेशन वी पुट इन द टेलीग्राम, इन द यूट्यूब, इन द एवरीवेयर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी है। तो कहने का मतलब है कि कई सारे तरीके हैं जिससे आपको पढ़ाया लिखाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप खाली बुक ही उठा के पढ़ोगे। उसके बाद आपको वर्कशीट बना के वहां पढ़ाया जाता है एकलव्य में। उसके बाद CD-ROM का यूज किया जाता है, आपको पेन ड्राइव का यूज किया जाता है, CD-ROM दे दिया जाता है, आप अपने लैपटॉप में लगा के देखो, इंटरनेट का, प्रोजेक्ट का। उसके बाद भ्रमण भी कराया जाता है, पिकनिक पे ले जाया जाता है, जैसे B.Ed कार्यक्रम में आपको पिकनिक पे। ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एकलव्य के बारे में बहुत कुछ याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में जाने के चांसेस हैं और ऑब्जेक्टिव में भी हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुभव भी कराया जाता है, इसमें करके सीखने पर भी बल दिया जाता है एकलव्य में। तो कुल मिला के चॉक एंड टॉक से हट के काम किया जाता है। एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, चॉक एंड टॉक से हटके। इसका मतलब यह है कि भैया चॉक और ये जो ब्लैक बोर्ड है इससे थोड़ा हटके काम करो। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट, बुलेटिन, इन सबका भी यूज किया जाता है। तो मेरा बच्चों सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, जैसे एकलव्य क्या है,
उसके बाद वनस्थली क्या है, उसके बाद श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरासी महिला विश्वविद्यालय क्या है, उसके बाद संविधान के बारे में मूलभूत तत्व क्या है। और इसी तरह से हमने यूनिट 5 को फिनिश कर दिया है। अब यूनिट 1, 2, 3 और 4 पे हम आक्रमण करेंगे और जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा। वॉइस नोट भेज रहा हूं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह मदद कर रहा हूं। कुल मिला के वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।